अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शामी साहब के साथ हमने जो सबसे पहली बात करनी है वो तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से करनी है और उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ के ट्रायल के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई हैं, जो जजेस के नाम सामने आ गए हैं, उस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ किस तरह भारत के आर्मी चीफ को अदालत ने एक ही नोटिस, साबिक आर्मी चीफ को अदालत ने किस तरह एक ही नोटिस से ढेर कर दिया, इस पर भी बात होगी। और फिर पाकिस्तान कोर्ट का नोटिस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, और फिर पाकिस्तान में जो हेट क्राइम्स और हेट स्पीच के खिलाफ जो कवानीन हैं उन पर भी बात होगी कि वो कानूनी सेटअप क्या है जिसके तहत हम कार्रवाइयाँ कर सकते हैं कुछ लोगों के खिलाफ जो मुनाफरत फैला रहे हैं। और फिर एक इलाज के बारे में आपको बताएंगे जो पाकिस्तान में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो है ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, वो भी आपकी खिदमत में गोशगुजार करेंगे। शाम साहब, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अभी शेर अफगन साहब आए, एडिशनल सेक्रेटरी साहब, और उन्होंने एक दफ़ा फिर ऐलान कर दिया उसी जोशो जज्बे से। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सूबों की जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी हैं कि वो इलेक्शन को मुलतवी कर दें। कोई जनवरी में कराना चाहता है, कोई उसके बाद कराना चाहता है। उन्होंने कहा जो डेट दे दी गई है बस उसी पर इलेक्शन होंगे और बस तैयारी करें, और इस तरह से शेड्यूल दे दिया उन्होंने। बिल्कुल। और कहा है 10 दिन के अंदर सूबे जो हैं अपने कवानीन में जो तब्दीली करना चाहते हैं, जो तरमीम करना चाहते हैं, वो कर लें। बिल्कुल। उसके बाद फिर कागजात नामजदगी जो है उनका 70 लाख कागजात जो हैं वो छपवाए जाएंगे और प्रेसों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हम पता नहीं कौन से हालात में और कौन से माहौल में अब तक रह रहे हैं। ये जो फॉर्म है इनको छुपाने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, इसको आप हर शख्स जो है अपनी वेबसाइट पे रख दें। हाँ। हर शख्स डाउनलोड कर सकता है। बिल्कुल। कंप्यूटर जगह जगह मौजूद हैं और उससे लोग डाउनलोड कर लेंगे। गांव के अंदर भी फैसिलिटीज मौजूद है, गांव से बाहर भी मौजूद है। और जहां नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल है, वहां थोड़े बहुत छपवा लिए जाए, वहां फराम कर दिए जाए, तो इससे पैसा भी बच जाएगा और तरद्दुद भी नहीं होगा। तो हमारे इलेक्शन कमीशन को, ये 21वीं सदी है ना जी, बिल्कुल, इसमें सांस लेना चाहिए। अच्छा शामी साहब, ये जो 20 से 28 नवंबर तक का टाइम दिया है कि 8 दिन के जनाब आप कवानीन में तरमीम कर लें, ये फिर एक ओपन एंड नहीं है? नहीं, ओपन एंड नहीं है। कवानीन में तरमीम करनी है, बहुत सी जगह उलझाव है। अब देखिए, जैसे वो कह रहे हैं पंजाब में कि इसको पार्टी बेसिस पे अब कराना पड़ेगा इलेक्शन, कोर्ट ने कह दिया। और ये निचली सतह पर, जो यूनियन काउंसिल की सतह पर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी हुई हैं उन्होंने। बिल्कुल। तो राना सनाउल्लाह साहब बहुत इसकी दुहाई देते हैं कि ऐसे पार्टी बेसिस पे इलेक्शन कराएंगे। तो उसको बड़ा आसान तरीका हमने पहले भी तजवीज़ किया था कि वहाँ वोट एक की बजाय जैसे 6 आदमी मुंतखब होने, 6 वोट दे दिए जाएं। बिल्कुल। तो फिर पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हो सकेंगे। इस तरीके से कुछ तरामीम करें ताकि उलझाव खत्म हो जहां जहां है। ये मौका है 10 दिन का। अब इलेक्शन तो जमाती बुनियादों पर होने हैं, तो उलझाव खत्म करते चले जाएं और तैयारी करें अल्लाह का नाम लेकर। जी शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो है जनरल मुशर्रफ के हवाले से। अदलिया को जो कल खत लिखा था उसका बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पांस आया है। 5 नाम सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने तेजी के साथ जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उनको कहा कि आप नाम दे दीजिए। आज उन्होंने नाम दे दिए। अब 5 हाई कोर्ट्स हैं इस वक्त हमारी जी। अब इसमें नाम आए हैं जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मोहम्मद यावर अली खान, तो पंजाब से हैं, लाहौर हाई कोर्ट से। ये हैं जस्टिस याकूब अली खान जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनके बेटे हैं। अच्छा। हाँ जी। और इनकी अपनी तारीख है। जस्टिस याकूब अली खान चीफ जस्टिस थे। भुट्टो साहब एक तरमीम लेके आए दस्तूर में जिससे उनका टेन्योर मुकर्रर हो गया और उनकी रिटायरमेंट नहीं हो सकी और 4 साल का अरसा मुकर्रर कर दिया गया। और फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब जो थे आके उन्होंने इस तरमीम को ख़त्म कर दिया। ठीक। तो पहला काम उन्होंने ये किया। तो जस्टिस याकूब अली साहब रिटायर हो गए। ठीक। और भुट्टो साहब ने जस्टिस अनवारुल हक का दरवाज़ा बंद किया था, उन्होंने आते ही खोल दिया। तो याकूब अली साहब जो थे वो ज़रा मुख्तलिफ मजाज के आदमी थे। और बहरहाल जस्टिस यावर अली खान साहब हैं और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल अरब हैं। बिल्कुल। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस ताहिरा सफदर हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की खातून है। बिल्कुल। जस्टिस ताहिरा सफदर।
और पेशावर हाई कोर्ट से हैं जस्टिस याहिया आफरीदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं नूरुल हक कुरैशी साहब। तो ये 5 जजों के नाम उन्होंने भेज दिए हैं। 3 का इंतखाब उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत खुद कर ले इनमें से। शम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं, आप खिदमत में हाजिर होते हैं और फिर गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही है जनरल परवेज मुशर्रफ के ट्रायल के हवाले से। तो 5 नाम आ गए शामी साहब। चीफ जस्टिस साहब से तो 3 नामों की दरखास्त की गई थी कि जनाब आप 3 नाम दे दें मुख्तलिफ हाईकोर्ट्स के। उन्होंने 5 दे दिए। वह देखिए 5 हाई कोर्ट्स हैं इस वक्त, ठीक है, पाकिस्तान में 4 सूबों की और एक इस्लामाबाद की जो नई हाई कोर्ट कायम हुई। तो उनमें से हर जज एक जगह से उन्होंने ले लिया जज, और उसमें से 3 कहा है कि वफाकी हुकूमत खुद चुन ले। बिल्कुल। मगर कल भी हमने अर्ज किया था कि मुनासिब यह होगा कि कानून में तरमीम कर दी जाए, क्योंकि 3 जजों के बजाय 5 जज कर दिए जाए। ठीक। उससे ये होगा हर सूबे से एक जज आ जाएगा हाई कोर्ट से, और इस तरीके से एक वसीतर अदालत जो है वो कायम हो जाएगी। ठीक। ये अगर इस पर गौर कर लिया जाए तो कोई मजाक नहीं है। अब हुकूमत का रिस्पांस क्या होगा? तो हुकूमत जो है वो जाहिर है कि इतना ही प्रॉम्प्ट, अगर तो 5 जज मुकर्रर करने हैं तो 5 ये सब मुकर्रर हो जाएंगे। अगर इनमें तो 3 चुनने हैं तो 3 चुनेगी, और मेरा ख्याल 1-2 रोज में जो अदालत है नोटिफाई हो जाएगी। अच्छा शाम साहब, अब इस मुकदमे के चलने के हवाले से बात हो रही है। कल भी अब जुज़वी तौर पे थोड़ी सी बात हुई कि इसका फैलाव भी बहुत ज़्यादा, अब तो एक स्टेटेड फिगर आ रही है कि 19 अफराद हैं जिनके साथ मुशावरत हुई, और अब उनका नाम भी आएगा। डॉक्टर खालिद राजा साहब कहते हैं जी कि 19 अफराद के साथ मुशावरत हुई थी। उसमें गवर्नर हैं, उसमें कोर कमांडर्स हैं, उसमें दूसरे लोग हैं। देखें, फैसला तो परवेज मुशर्रफ साहब का था ना, मुशावरत जिसके साथ भी हुई हो और जिम्मेदारी भी उनकी थी, और जो प्रोक्लेमेशन उन्होंने उसमें ये तो कहा था मैंने फलां से मुशावरत की, फलां से मुशावरत की, लेकिन फिर फैसला मैंने किया क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला था ना। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसके साथ कोई इख्तलाफ की जरूरत नहीं करता, यानी उसको नो कहने की जरूरत नहीं करता। ठीक। आर्मी में तो खास तौर पर जो नो कहेगा वो घर चला जाएगा। अच्छा, अगर कोई बड़े से बड़ा जनरल भी अगर ये कहे कि ये मैं आपकी बात ये नहीं तस्लीम करता, ये या बात दुरुस्त नहीं है, तो वो घर भेज देंगे। ठीक। मुझे तो देखिए जनरल ज़ियाउल हक के दौर की बात है, कोई दौरे से बाहर से वापस आए तो उन्होंने अपने कमांडर्स का इजलास बुलाया, और इजलास बुलाने के बाद कहा कि दौरा बड़ा कामयाब रहा, अपनी फतूहात की कहानी सुनाई। तो एक जनरल साहब जो थे उन्होंने कहा कि जनाब जबकि अब दौरा कामयाब रहा है, बाहर हमारी गुडविल बहुत अच्छी है, तो मुनासिब नहीं है कब इंतखाबात करा दिए जाए फौरी तौर पर। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, बात तो बड़ी आपने पता की कही, बड़ी दाद दी। लेकिन जब घर आए जनरल साहब तो उनको चिट्ठी मिल गई कि जनाब अब आपको रिटायर किया जा रहा है। और उस जमाने तो उस जज साहब जो थे या जनरल साहब जो थे वो वैसे ही थे बेचारे। जो जनरल्स होते हैं उनकी धूमधाम तो मौत मची हुई है, और अब तो खैर प्लाट वगैरह मिल जाते हैं और मकान मिलते हैं। उस जमाने में अभी आगाज नहीं हुआ था, ये आगाज जनरल ज़ियाउल हक ने किया। तो अब उसके बाद उन्होंने उनके पास कुछ नहीं था, पेंशन जो थी उस पर गुजारा, और सारे मामला खराब हो गए। तो वो बेचारे परेशान बैठे हुए थे। तो फिर जनरल ज़ियाउल हक का एक दिन फोन किया उनको 10-15-20 दिन के बाद, जनरल साहब क्या हाल है आपके, कैसे मजाज हैं, ये है वो। तो आप जरा ये पीको में जरा जिम्मेदारियां संभाल लीजिए वहां। अच्छा। मुंतजिम की। ठीक। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तनख्वाह मिलनी शुरू हुई, नौकरी लगी। बिल्कुल। तो वो जनरल ज़ियाउल हक साहब से नाराज भी हुए और खुश भी हो गए। ठीक है। तो जनरल फौजी अफसरों की जो जान है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होती है। ठीक। ठीक है, वो जब चाहे उसे कब्ज कर ले। और वजीर आजम नहीं, वजीर आजम को वो इख्तियार नहीं, उसके सियासी लोग होते हैं, उस तरह का डिसिप्लिन नहीं होता, उनकी ताकत देखनी पड़ती है। इन 19 अफराद में एक वजीर आजम भी तो है, और गवर्नर। वजीर आजम तो बेचारा उन पर तोहमत थी वज़ारत उज़्मा की, शौकत अजीज साहब ने, जाहिर है वो उनकी अपनी सियासी कंसिडरेशन होगी, उनकी वजह से तो ये फैसला नहीं हुआ ना। लेकिन बहरहाल ये डिफेंस हो सकता है परवेज मुशर्रफ साहब का। अच्छा, यानी वो जब अदालत में जाएं तो ये कह सकते हैं उनके वकील कि जनाब ये इतने लोग शरीक थे और सिर्फ मुझे चुन लिया गया है, और इसका मतलब है मेरे खिलाफ एक मेलिफाइड एक्शन है ये। ठीक।
बरबनाए अनाथ या तासुब ये काम किया गया है। और 19 में से 20 में से, या वो तो ऐसे तो आप देखिए हमारी जो कौमी असेंबली है जी, उसने 4 दिन के बाद यानी 7 नवंबर को एक करारदाद मंजूर की है जिसमें उसकी तौसीक की गई और तारीफ की गई उनके इस इकदाम की। ठीक, और कहा गया कि जनाब ये तो बड़ा बरवक्त इकदाम था, इसके बगैर चारा ही नहीं रह गया था। तो वो आपसे फिर कौमी असेंबली पूरी जो है उसको भी धरा जा सकता। असल बात यह है कि अब ये बातें कोर्ट के सामने होंगी। ठीक, वहां उनके वकला कहें जनाब ये तो इतने लोग शरीक थे, इन्होंने अंगूठे लगाए हैं और हमें अकेले को पकड़ लिया गया, तो हमारे खिलाफ मैल ऑफ आईडी केस है, इंटेंशन के साथ, ये नेक नियति के साथ केस नहीं बनाया गया। ठीक है। और ये कानून में ये एक बहुत बड़ा दिफा होता है कि अगर आप साबित कर दें कि आपके खिलाफ तासुब बरता गया है तो फिर आप के बच निकलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। शामी साहब, अगर परवेज मुशर्रफ किसी हीले से या किसी और वजह से कानूनी तौर पे बच जाते हैं तो बचने के बाद फिर हमारे पास क्या जवाब होगा कि हम फाटा से ताल्लुक रखने वाले किसी ऐसे शख्स पे मुकदमा चलाएं जो कहता है मैं दस्तूर को नहीं मानता, या बलूचिस्तान के किसी अलहदगी पसंद को पर मुकदमा चलाएं? नहीं, तो आप तो बच निकलने की बात कर रहे हैं। हमारे हामिद मीर साहब तो बार बार ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान और फाटा के जो अलहदगी पसंद हैं या जो शिद्दत पसंद हैं या जो जंगजू हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। तो अगर परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई न की जाए तो फिर उनका मामला भी रह जाएगा। ठीक, तो वो तो सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान में से या परवेज मुशर्रफ में से किसी एक को चुन लिया जाए। लेकिन हमारी जो बहन है महनाज रफी जी, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चश्म चराग है, पता नहीं क्या कहना चाहिए, चरागी या चराग, तो उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता उठाया। भी एक मजलिस में बैठी हुई थी, उन्होंने कहा भाई अगर उन शिद्दत पसंदों के साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है और यह कहा जा रहा है कि जिन्होंने हथियार उठाए हैं और जिनके हाथों पे खून लगा हुआ है और दस्तूर के शरी वायलेटर्स हैं, और उनको तो आप कह रहे हैं कि उनसे मुज़ाकरात किए जाए, और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करके हम इनको सजा दिलवाएंगे, तो फिर पहले परवेज मुशर्रफ साहब से क्यों ना मुज़ाकरात कर लिए जाए? तो वैसे नुक्ता तो बड़ा पावरफुल है। तो मैंने कहा हाँ, जब वो मौजूद, असल में बात ये है जी, ये बात अब जो ये बात पहली बात कह रहे हैं जी, वो इस बात को आप जवाब वो दे। ठीक है, मैं तो समझता हूं कि हमें एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। जो शिद्दत पसंद है जंगजू अनासर, उनका किसी तौर मवाजना जो है हम परवेज मुशर्रफ से नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो परवेज मुशर्रफ ने कोई जत्था बनाया, ना उस जत्थे से उनको कत्लो गारत किया। तो ये एक और तरह की कहानी है, वो एक और तरह की कहानी है। हर सफेद चीज जो है वो खीर नहीं होती। ठीक है ना, अंधे को जो कहा गया ना कि उन्होंने कहा खीर कैसी होती है, उन्होंने कहा जैसे सफेद होती है। उनका सफेद कैसा होता है? उनका जैसे बगला होता है। उनका बगला कैसे होता है? तो उन्होंने कहा ऐसे होता है। तो उन्हें हाथ फेरा और कहो हो ये तो बड़ा टेढ़ा, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर का मुहावरा यहां से इजाद हुआ। तो बात यह है कि चीजें अपनी जगह है, हमें तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ गुफ्तगू भी करनी चाहिए और मामला भी करना चाहिए। शामी साहब, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में वो ताकत है कि जिसकी बुनियाद पर फौज जैसे इदारे और फिर जिस तरह इंट्रेंच्ड है हमारी हिस्ट्री में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके? देखिए, पहली बात तो आपको बड़ी गलत फहमी हो रही है। हाँ। जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो फौज नहीं होता। ठीक है, वो एक फर्द होता है। अच्छा, और अगर आप असलम बेग साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर सकते, हाँ, और उनको जवाब तलबी कर सकते हैं उनकी, बल्कि मुश्तक कर सकते, तो इनकी भी कर सकते। और जनरल टिक्का खान जो थे वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे और उनको जनरल ज़ियाउल हक के दौर में नजरबंद कर दिया गया क्योंकि वो सियासत में हिस्सा ले रहे थे, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। तो ये अदारे जो, देखिए अगर हम ये कहें कि भाई आपने एक शख्स, अब यूसुफ रजा गिलानी साहब है जी, उनके खिलाफ नैब जो है कार्रवाई करना चाहती है, या राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ करना चाहती है, तो क्या वो कार्रवाई जमहूरियत के खिलाफ है? क्या वो कार्रवाई पूरी कौमी असम्बली के खिलाफ है? तो फर्द जो होता है वो अदारे के साथ मुंसलिक जितना भी हो वो अदारा नहीं होता। ठीक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो यरगमाली हो जाती है फौज तो उसकी एक लिहाज से।
ठीक। इतना इख्तियार है उसके पास और इतनी ताकत है उसकी, उसके सामने चू नहीं कर सकता कोई। तो फौज तो मजबूर होती है कि उसके सामने आदाब बजा लाए और जो वो कहे वो करे। ठीक है, तो शाम साहब इस तरह की कार्रवाई की कोई मिसाल है? कार्रवाई की मिसाल? जी, कार्रवाई की मिसाल तो बन जाएगी, अगर अच्छा, नहीं है तो। ठीक हाँ है। हाँ, मैं एक बात बताऊं जी ये हमारे सर्विंग जनरल थे, जी जब मेजर जनरल अकबर खान, जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, उनके खिलाफ लियाकत अली खान के दौरे हुकूमत ठीक है। में, और अयूब खान उस वक्त कमांडर इन चीफ थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी साजिश के इल्जाम में, रावलपिंडी साजिश केस जैसे कहते हैं। ठीक। तो सर्विंग जनरल को और उनके साथ बाद दूसरे अफसर को पकड़ा गया था कि वो हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ठीक। तो ये तो अब है, और जो रिटायर्ड लोग हैं उन पर कार्रवाई का जायजा ले लेते हैं। जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल के हवाले से, और मैं पूछा शामी साहब से कि इसकी कोई मिसाल है, तो शामी साहब ने एक मिसाल तो बताई, मेजर जनरल अकबर खान की। और जो हमारे ये जो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी थे जी, उनको भी पकड़ा के वही मेजर जनरल थे। ठीक। और ब्रिगेडियर मुस्तंसर थे, उनको भी पकड़ा, मुस्तंसर बिल्ला शायद। तो अयूब खान के अपने अयूब ने ये अपने भुट्टो साहब के दौर में पकड़े गए ये लोग, हमारे बड़े नौजवान। ठीक। उसमें ब्रिगेडियर अली थे, हमारे ये जनरल अपना मेजर नादर परवेज थे, दूसरे लोग थे। तो लोग हाजिर सर्विस लोगों को साजिश के इल्जाम में पकड़ा जाता रहा है, उनको सजाएं मिलती रही हैं। और सिविलियन गवर्नमेंट से काम हाँ, करते हैं। सिविलियन गवर्नमेंट्स में। और जनरल ज़ियाउल हक जो है, भुट्टो साहब के दौर में जिन फौजी अफसरों ने बगावत की कोशिश की थी, उनका कोर्ट मार्शल जनरल ज़ियाउल हक ने किया। वो उसके प्रिजाइडिंग अफसर थे उस कोर्ट के, और कहते हैं उसी से बड़े मुतस्सर हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी शख्सियत थे। तो ये तो मामूल की बात है, लेकिन इसलिए तुर्की है जी, उसमें अब साबक जर्नलों को भी, और कई हाजिर सर्विस जर्नल जो है और फौजी अफसर जो है, उनको सैकड़ों के हिसाब से उन पर मुकदमात बनाए गए हैं। 2 बड़े मुकदमे कायम हुए हैं, उस वक्त तफसील बयान करेंगे फिर कभी उनकी, लेकिन वहाँ भी ये कार्रवाई हो रही। तो अगर अभी ये मेजर वसीम साहब ने कहा जी ये कई फौजी अफसरों को सजा मिली है डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से जी, लेकिन करप्शन की बुनियाद पर कभी किसी को सजा नहीं मिली। ठीक है। तो चलिए आप फौज के फख्र कर लीजिए इस बात पर जी। मगर आपको मैं याद दिला दूं कि हमारे जो मंसूरुल हक हैं, जी जो नेवी के चीफ थे, जी, बिल्कुल। वो करप्शन की बुनियाद पर ही उनको सजा मिली। और अभी जनाब जनरल जाहिद अली अकबर जो हैं वो भी बाहर भागे हुए हैं, उनके पीछे भी जनाब न्याय भी थी। हाँ जी। और अब करप्शन भी हो सकती है फौज में, और बहुत से लोगों इसमें मुलव्वस भी हो सकते हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो इसी के कानून और दस्तूर जो है उसको अपना रास्ता बनाना चाहिए और उससे घबराना नहीं चाहिए। अभी एक साहब ने, कैप्टन उमर साहब ने पूछा कि जी अगर वो माफी मांग लें अदालत, तो फिर अदालत तो शायद उन्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि जुर्म की माफी मांग ले तो अदालत माफ नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन सदर माफ कर सकता है, हुकूमत माफ कर सकती है। ठीक। ये जब मरहला आएगा फिर देखेंगे। तो श्याम साहब अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत में बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई कि एक ही कंटेम्प्ट का नोटिस आया, वो जो वीके सिंह साहब वीके हैं, सिंह साहब, साबक आर्मी चीफ, वो तो बड़े दिलचस्प आदमी हैं, और वो तरह तरह के बयान देते रहे। एक उन्होंने बयान दिया था कि जनाब मुझे रिश्वत देने की कोशिश की गई, वो ट्रैक्टर थे या ट्रक थे, ट्रक वो पास करवाना चाहते थे मुझसे, वो नाकिस। और अभी फिर उन्होंने कहा, इस असल में उन्होंने एक खड़ा कर दिया था मामला कि मेरी एज जो है वो ज्यादा लिखी गई है मैट्रिक के सर्टिफिकेट, उसे तब्दीली होनी चाहिए। तो मैं 1950 में नहीं 51 में पैदा हुआ था, 10 मई 1950 उनकी तारीख लिखी हुई थी। उन्होंने कहा ये गलती हो गई, मैं 10 मई 1951 को पैदा हुआ था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो गवर्नमेंट मान नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जब शुरू हुआ मामला तो उन्होंने वहां कहा जी ये तो बड़ी दस्तावेजात ऐसी हैं जिन पर ये खुद मान चुके हैं कि उनकी ये तारीख है। ठीक। अब उन्होंने कहा जी नहीं ये असल मेरी तारीख ही है। तो कोर्ट ने कहा कि हम इस बात का तस्वीर नहीं कर सकते, ये तो निचले सिविल कोर्ट में होना चाहिए फैसला। मगर वहाँ अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि हम
बड़ी रिस्पेक्टफुली इनके मामले का जायजा लेंगे। और अदालत ने वो केस खत्म कर दिया, इन्होंने दरखास्त वापस ले ली। बिल्कुल। अब ये कहते हैं कि अदालत जो है उसने मेरी उम्र का तयन नहीं किया, जबकि ये लड़कियां जो आम हैं, हाँ। जिनके ऊपर बदअखलाकी का इल्जाम लगते हैं, कुछ उनकी उम्र के तयन तो अदालतें करती हैं। इस तरह की बात उन्होंने की तरंग में आके, तो अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। अब वो उन्होंने जरा पांव पड़ गए वो, और वो अब उन्होंने माफी दाखिल कर दी है। तो अब देखते हैं कि कबूल करती है अदालत उनकी कि नहीं करती। अब 2 दिन के बाद उनकी 2-4 दिन के बाद उनकी तारीख होगी। तो बहरहाल ये एक हमारे यहाँ भी जनरल असलम बेग साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस मिला था। एक तो अफजलुल्लाह साहब ने दिया था कि उन्होंने कहा कि जनाब जुनेजो साहब की हुकूमत जो थी उससे जब बहाल करने का खदशा पैदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बहाल न कर दे, उन्होंने पैगाम भेजा था। उस पर कोर्ट ने नोटिस दिया, पर हंगामा रहा, फिर उनको रेप्रीमेंड किया, यानी तंबीह करके छोड़ दिया। अच्छा। और इस तरह वो यानी बाकायदा उनको सजा नहीं हुई, माफी नहीं मांगी उन्होंने, नहीं, बस उन्होंने ऊँ कर दिया। अच्छा। उनको रेप्रीमेंड कर दिया। और अभी भी अदालत में पेश हुए वो जो असगर खान केस है जी। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि 2 आर्मी चीफ जो है वो जद में आएंगे साबक, एक असलम बेग साहब और एक जनाब परवेज मुशर्रफ साहब। तो मैंने कहा भाई उसमें तो सियासी जर्नैल भी मौजूद है। हाँ। तो सिर्फ अकेले तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि कानून को अपना रास्ता बनाने दिया जाए। जी शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। हमने अब तक जो हमने कल भी इस पे बात की थी, और जो टेंशन है, जो खबर नहीं, ये तो मौजू है, ये मौजू है, जिस मौजू जो खबर यह है, इसका जो खबर का हिस्सा यह है कि कोहाट में अब तक भी कर्फ्यू नाफिज है और पिंडी में सूरत हाल कुछ मामूल पे आई है। तो शामी साहब, जो हेट के हवाले से ये जो नफरत अंगेज मुहिम चलाते हैं, बयान देते हैं, इनके हवाले से मजहबी हवाले से इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जी, और क्या कार्रवाई हो सकती है। वैसे मैं बताऊं कि उलमा जो है और मीडिया दोनों ने एक अच्छा किरदार अदा किया है और उनकी तारीफ हो रही है जगह जगह। हमारी जो पायना है अल्ताफतन कुरैशी साहब की, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल अफेयर्स, उसमें बड़े दानिश्वर इकट्ठे हुए हैं, प्रोफेसर, वकील, उन्होंने बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा जनाब ये काम जारी रखना चाहिए मीडिया को और उलमा को। तो बहसियत मजमुई तो एक बड़ा अच्छा काम किया, अपने आप को काबू किया। मौलाना समीउल हक साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, और हमारे शिया उलमा भी, उनका लहजा भी बड़ा मतवाजन था। और मौलाना समीउल हक तो बहुत एक उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया है और चीजों को संभाला है। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं जज्बात जो है वो काबू में भी नहीं आ रहे। ये तो तनाव के माहौल में आप रजाकाराना तौर पे जरा साफ सुथरी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल जरूरी बात है। देखिए हम ये मुल्क जो है ना, हम सब का है ना, हम सब ने इसको बचाना है, लेकिन कानून क्या कहता है इस मामले में। इस पे हमारे साथ मौजूद है नौजवान हमारे मोहम्मद जिब्रान नासिर साहब सिद्दीकी जी। जिब्रान नासिर साहब वकील हैं, वहाँ के कराची के, नौजवान है, बड़े ज़हीन है, होनहार। उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। जिब्रान नासिर साहब से बात करें, और जिब्रान नासिर साहब बड़े उन्होंने कुछ काम किया था जी, उन्होंने बड़ा काम किया और उस पर खास तौर पर इंटरनेशनली अक्लेम्ड भी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनको बड़ा रिकग्नाइज किया है। अच्छा। कि जो पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत है और जो पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिक लॉज हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो इम्तियाजी कवानीन है, उनके ऊपर भी उन्होंने काम किया है। जी अस्सलाम वालेकुम जिब्रान साहब। वालेकुम सलाम जी। अब आप बताइए जनाब, ये जो नफरत अंगेज मुहिम है, बयानात हैं, उलमा की तकरीरें हैं, इनका क्या कानून क्या इलाज करता है इनका? देखिए जी, एक तो पाकिस्तान का जो पीनल कोड है जो कि अंग्रेजों का बनाया हुआ है 1860 का, इसमें है सेक्शन 153A 153 ए, जो कि कहता है कि अगर किसी किस्म की भी आप एनिमिटी प्रमोट करें डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान, बेशक वो मजहबी ग्राउंड्स पे हो, लसानी ग्राउंड्स पे हो, या जबान या पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर हो, अगर आप किसी को इंसाइट करें, प्रोवोक करें कि वो कानून को अपने हाथ में ले और कोई गैर कानूनी इक़दाम करे और नफरत की बात करें, तो उसके लिए 5 साल सजा कानून जो है वो उसने तय की हुई है। अच्छा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए 1997 में एंटी टेररिज्म एक्ट आया था, जिसके अंदर सेक्शन 8 स्पेसिफिकली, जो कि इस वक्त शिया सुन्नी फसाद की बात हो रही है, तो सेक्शन 8 स्पेसिफिकली प्रोहिबिशन ऑफ एक्ट्स इंटेंडेड और लाइकली टू स्टर अप सेक्टेरियन हेट्रेड। अच्छा। जो आपके फिरके वारियत के खिलाफ जो नफरतें होती हैं उसको लेके बात करता है। और इसमें कोई भी मटेरियल जो प्रिंट का हो, या कोई बात ज़बानी की जाए, या कोई एक ऐसा एक्शन किया जाए, या कोई ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए, या कोई तस्वीर दिखाई जाए जिनसे आपके क्या कहते हैं जज्बात मजरू हों और आपको फिरका वारियत की तरफ
और कशीदगी की तरफ ले जाया जाए तो उसके लिए भी कानून 5 साल की कैद की सजा रखा हुआ है। अच्छा, तो ये सोशल मीडिया पर भी लागू हो सकता है? ये सोशल मीडिया पे जी बिल्कुल लागू लगता है और इस वक्त बड़ा अच्छा इकदाम लिया है आपकी हुकूमत ने कि सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। और सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन इसलिए जरूरी है, मैं आपकी नॉलेज में लाता चलूं कि लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक तकरीबन 90 लाख से जायद लोग फेसबुक के ऊपर है पाकिस्तान से। और अगर आप देखेंगे तो ये अंडर जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें आपकी कई सारी जमातें, जिसमें जमात दावा है, अहले सुन्नत वल जमात है, सिपाही सहाबा है, सिपाही मोहम्मद है, जाफिया मूवमेंट है, जो शिया सुन्नी दोनों मूवमेंट्स हैं, जो कालादम जमातें हैं, कालादम जमातें हैं, बैंड हैं, इनके एक्टिव ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर हजारों लोग इनको फॉलो करते हैं। ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट था 1987 का, जिसके तहत इनको बैन किया गया है, इसी का सेक्शन 11B है जो कि कहता है कि इन जमातों को किसी भी किस्म की मशहूरी या अपना इजहार ख्याल, बेशक वो डिजिटल क्यों ना हो, यानी कि बेशक वो फेसबुक या ट्विटर पे क्यों ना हो, करने की इजाजत नहीं है और ये गैर कानूनी इकदाम है। और जिब्रान, कभी आज तक किसी को सजा भी हुई है इन कवानीन के तहत? मुकदमा ही कायम नहीं है, सजा क्या होगी? नहीं, मुकदमे में ये कि काफी लोगों को पकड़ा जरूर गया है, अरेस्ट किया गया है, मगर बात वहीं आ जाती है कि जहाँ एविडेंस इकट्ठा करना होता है या जहाँ पे एक्चुअल आपने दफा लगा के सजा सुनानी होती है, वहाँ 4-5 साल एक आदमी को रखा जाता है और मुकदमा जो है वो इख्तिताम की तरफ जा नहीं पाता और आदमी को बरी कर दिया जाता है एविडेंस लेने पे। क्योंकि हुकूमत को जो अमली तौर पे मसला पेश ये आता है कि अक्सर इस तरह की कोई भी इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू किसी मस्जिद या इमाम बारगाह के खतीब करते हैं, जिनके वैसे ही हजारों की तादाद में फॉलोअर्स होते हैं, तो हुकूमत हमेशा इस परेशानी में रहती है कि अगर ऐसे किसी शख्स पे हाथ डाला जाए तो उसका रद्द अमल क्या होगा। आपके सामने सलमान तासीर साहब का वाकया है। ठीक है जिब्रान, आपका शुक्रिया। और शाम साहब, हमें एक जरा ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हम दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। अपने नाजरीन की आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, जिब्रान साहब ने जो बताया है वो ये है कि कवानीन तो मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इनका कोई इन पे अमल नहीं हो रहा और सोशल मीडिया भी बेमहार है और मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी ज़ुबान जो है उसको कुछ ना कुछ लगाम देने की जरूरत है। ये आपने 2 लफ्ज कहे हैं, मस्जिदें और इमाम बारगाह। हाँ दोनों जी, क्योंकि अब ये हम थोड़ी सी इधर बात करते हैं, वो कहते हैं आप शियों का लिहाज कर रहे हैं, थोड़ी सी उधर बात करते हैं आप सुन्नियों का लिहाज कर रहे हैं। भाई मैं सुन्नी हूं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मैं सुन्नी मुसलमान हूं ठीक और शिया हजरात जो हैं उनका भी एहतराम वाजिब है। जब भी उन पर ज्यादती हुई है हमने पूरी शिद्दत से आवाज उठाई है। तो शिया और सुन्नी एक हमारे लिए एक है जी, कानून के नुक्ता नजर से और इंसाफ के नुक्ता नजर से। बिल्कुल। और अगर किसी को यकीन नहीं आता तो हजारा वाकयात पे जो हमारे प्रोग्राम थे वो निकाल के देख, यकीन करें। हाँ। हमारा मामला वो जो हम सोशल मीडिया की बात, लेकिन बहरहाल देखिए अब ये चीजें जो है हमें काबू करनी है, हमें ये आग भड़कानी नहीं है, इसे ठंडा करना है। और उलमा की कसीर तादाद, सुन्नी और शिया दोनों, वो इस मामले को काबू कर रही है और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। शामी साहब, जो एक अहम बात वो है, वो जो ऑर्थोपेडिक एक डेवलपमेंट जो हुई है एक इलाज के हवाले से, वो असल में ये बात है कि डॉक्टर आमिर अजीज साहब जी हमारे बड़े मुजाहिद डॉक्टर हैं और ऑर्थोपेडिक की दुनिया में तो उनका नाम है, बैनुल-अक़वामी शोहरत के, और उन्होंने तालिबान के भी बेशुमार ऑपरेशन किए, अफगानिस्तान भी जाते रहे और उनको पता अमेरिका उनके पीछे पीछे रहा एक जमाने में, क्योंकि वो कहते थे भाई जो मरीज होता है ना, बीमार होता है जी, वो कुछ नहीं होता, ठीक, वो बस बीमार होता है। अच्छा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, तालिबान हो, कुछ हो, तो उनका इलाज फर्ज है। तो बड़े मुजाहिद आदमी हैं और उन्होंने मेरे ख्याल हजारों ऑपरेशन किए हैं, एक रिकॉर्ड टाइम किया। तो उन्होंने ये जो हमारे यहाँ एक लाहौर से 20-25 किलोमीटर के फासले पर जी एक गुरकी अस्पताल है जी, वो ट्रस्ट अस्पताल है। अच्छा। उसके अंदर उन्होंने एक सेंटर कायम किया है, स्पाइन सेंटर, यानी पाकिस्तान में अपनी नौयत का वाहिद सेंटर है। ठीक, यानी इसमें आर्थोपेडिक्स और रीढ़ की हड्डी जी दोनों का इलाज। अच्छा।
और दोनों यानी ये स्पाइन सेंटर तो पाकिस्तान पूरे में कोई है ही नहीं। अच्छा। और उन्होंने मैं बुलाया, मैं देख के हैरान रह गया, दूसरे भी हमारे दोस्त थे मीडिया के, किस तरह का अजीम शान सेंटर कायम हुआ है। और 30 करोड़ रुपए उन्होंने रेज किए हैं खुद अपनी कोशिश से। उनके साथियों ने एक टीम तैयार की है डॉक्टरों की, और फिर जिस तरह लोग आ रहे हैं और गरीब लोग, उनको कोई किसी भी मुआवजे के बगैर उनका इलाज करते हैं। ये तो बड़ा टेक्निकल और महंगा इलाज होता है। महंगा। और जो प्राइवेट मरीज दाखिल होते हैं वहां, उनकी भी जो फीस लेते हैं ना, वो हॉस्पिटल के फंड में दे देते हैं। वाह। वो मैंने उनसे पूछा भाई आपके खाते कहां से हैं? तो उन्होंने कहा हम जो हैं, हम सर्जी मेड में हम जो ऑपरेशन करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसका मुआवजा लेते हैं, यहां नहीं लेते। तो इस तरह से अपनी कोशिश से, और फिर उनके जो डॉक्टर हैं डेडिकेटेड लोग, और ये जो हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं ना, ये भी हकीमों की तरह हैं। ये आगे ट्रेन नहीं करते अपने जूनियर्स को, उन्होंने अपने जूनियर्स ट्रेन किए हैं, उनकी टीम है, खेप की खेप है, उनके से जज्बे में घिरे हुए हैं। और उनका ये कहना कि अब हम इसका एक एंडोमेंट फंड कायम किया उन्होंने। अच्छा। 100 करोड़ रुपया वो इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक। ताकि उस फंड में जमा हो जाए, और फिर उसको किसी यानी बहार हो के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कोई ऐसी उलझन ना हो कि वो अदारा जो है किसी वक्त भी मुआशी तंगदस्ती का शिकार हो। जी। तो ये अल्लाह ताला उनको इसकी तौफीक अता करे। आमीन, आमीन। और ये इमरान खान साहब ने कैंसर अस्पताल कायम किया था, और इन्होंने ये स्पाइन सेंटर कायम करके, अस्पताल कायम करके एक हमारा नाम भी ऊंचा किया है, और अपना अजर भी अल्लाह के यहाँ लिखवा लिया। इमरान खान इन मेकिंग। ठीक है ना? यानी मेकिंग क्या मतलब, ये तो एक जिंदगी इसी में गुजर गई। बिल्कुल। और अब इस पे ये है कि लोग उनकी तरफ मतवज्जे हो रहे हैं। देखिए, मैंने देखी तस्वीरें, देखी लोगों की, मरीजों की। आप देखिए, स्पाइन पे चोट लगी हुई है, हड्डियां टूटी हुई हैं, और लोग कैसे आ रहे हैं? ट्रॉलियों पर, रिक्शाओं में, दूर दूर से। किसी की कमर टेढ़ी है, किसी की गर्दन टेढ़ी है, किसी के बाजू टेढ़े हैं, किसी की टांग टेढ़ी है, और वो स्पाइन जो है उसके मोहरे बनवाते भी हैं जी, और उसमें डालते हैं। और अब ऐसी एक खातून मैंने देखी जो कई साल से अपाहज थी, उसकी टांगे ऐसी थी वैसे लेटी हुई थी, ऑपरेशन किया, वो चलने के काबिल हो गई। और कोई सरकारी अस्पताल जो हैं उनमें क्या खाक छन रही है, प्राइवेट अस्पताल जो हैं उनमें कैसे लोग कैंचियां उस तरह लेके बैठे हुए हैं, और कैसी डेडिकेशन है और किस तरह का जज्बा है। तो हम उनको सलाम करते हैं। और मैंने तो डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा ये 100 करोड़ रुपया जो है ना, अगर कौम इमरान खान के लिए इकट्ठा कर सकती है, उससे तो बहुत बात आगे निकल गई ना इमरान खान। बिल्कुल। तो आपके लिए भी इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल। तो शामी साहब, कुछ सवालात की तरफ चलें। और बहुत सारे लोगों ने SMS के जरिए और सवालात आपसे पूछे हैं, और आज सबसे ज्यादा जो सवालात आए हैं वो हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से। अच्छा। और ये अब्दुल मजीद साहब हैं, इन्होंने बड़ी तूल तवील एक ईमेल की है जिसमें दस्तूर की कई शिकों का हवाला है, लेकिन जुमला एक है, सवाल एक है, वो ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कानून जो दस्तूर है वो मुअत्तल किया था, मनसूख तो किया ही नहीं था, तो लिहाजा मुअत्तली की कौन सी सज़ा है? ये इनसे हमदर्दी है मुझे, इन लोगों से। ठीक। इनको दस्तूर की अहमियत का अंदाजा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये परवेज मुशर्रफ साहब के लिए ये दुआ करें और उनके मुकदमा लड़े, उनके जो वकील हैं। अब तो अदालत बन रही है, और इसमें तो बहुत से सवाल किए। डॉक्टर फरीद अहमद साहब पूछते हैं जी, क्या ये भी क्लीन चिट शो होगा, यानी ये मुकदमे के बहाने उनको क्लीन चिट मिल जाएगी? तो डॉक्टर साहब इंतजार कीजिए, ये कोई मुकदमा है, ये होम्योपैथ इलाज नहीं। जी। नूरुल अमीन साहब है फोन पे हमारे साथ चकवाल से। जी, अस्सलाम वालेकुम नूरुल अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, ऐसा है कि मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में आपसे एक दो सवाल करना चाहता हूँ। हाँ जी। ये इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटरी साहब हैं और बहुत सारे और अफसर हैं, ये सारे तो एक्सटेंशन पर हैं, और उसके अलावा इनका कोई जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अच्छा, ये कैसे इलेक्शन करवाएंगे? ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आपकी बात पहुंच गई, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगा। अभी तो फाटा से लोगों के मैसेज आए कि जनाब फाटा में क्यों बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, वहां और जो बहुत कुछ हो रहा है भाई, तो बल्दियाती इंतखाबात लेकिन वहां भी होने चाहिए। और ये मेजर आरिफ परवेज जो हैं, उन्होंने मैसेज दिया है कि हमद मीर साहब तो बहुत ताज्जुब में मुब्तला हैं
परवेज मुशर्रफ के हवाले से, उनका आपने क्यों जिक्र किया है? तो ऐसा कोई बात नहीं, आप उनकी बात भी सुन लिया करें। बिल्कुल। और आपकी बात भी हमने सुन ली है। तारिक अवान साहब है नैरोबी से, इन्होंने शाम साहब पूछा है कि मुशर्रफ का अकेले ही क्यों ट्रायल किया जा रहा है, उन लोगों का क्यों नहीं किया जा रहा जिन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया और फिर जनरल ज़ियाउल हक का साथ दिया? ये जनरल ज़ियाउल हक तो इस वक्त ज़ेर बहस नहीं है, मुशर्रफ साहब का भी 12 अक्टूबर ज़ेर बहस नहीं है। ठीक है, ज़ेर बहस जो है वो 3 नवंबर की इमरजेंसी है 2007 की। ठीक है। और जो बात इन्होंने नुकता उठाया है उस पर हम बहस कर चुके हैं। बिल्कुल। और अगर कोई गुंजाइश है तो अदालत में हो जाएगी। नवाज साहब हैं लाहौर से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमी साहब, मैं नवाज पूरा नाम है मेरा, और मैं आपकी तवज्जो जो हमारे सीनियर और जूनियर जो सहाफत की आज़ादी और फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहीद हो गए, आज उनकी याद में हम दिन मना रहे हैं। लेकिन आपके इस प्रोग्राम में उसका जिक्र ना होना, प्रोग्राम मेरा ख्याल है कोई, मुझे लगता है कि इसमें हम सहाफत को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, आपने हमें कोई कल इतला कर देते तो आज तस्करा कर लेते, आज तस्करा कर लेते। और आप उसकी जनाब मुझे हमें डिटेल भेजें। जो लोग भी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हुए, उनको हम सलाम पेश करते हैं और उनको याद करते हैं। वो तो हमारा बहुत सरमाया है बड़ा। जिस तरह सरहदों पर जान देने वाले वो शहीद हैं, जिस तरह हमारे बंदूक से लड़ने वाले हमारे फौजी जवान शहीद हैं, उसी तरह ये कलम के सिपाही शहीद हैं। जी शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, तो कल तक के लिए हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।